एग्जाम्पल आप लोग किए थे लास्ट टर्म पे, एक एग्जाम्पल दिया गया था। प्रियांशु, अटेम्प्ट दैट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देना था कोसी सीक्वेंस का, वो भी हमने आपको हिंट दे दिया था कि रियल लाइन आर विथ विजुअल मेट्रिक में आपको देना है, और वो पार्ट 1 में कराया भी जाता है। तो दिए तुम? कब दोगे? एवरी कोसी सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस is bounded but converse is not true. बाकी जो है वो लोग लिखते हैं सपोर्ट जस्टिफाई, वो सब पेपर में आएगा तुम्हारे, सपोर्ट जस्टिफाई। आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ही रखो। अगर जस्टिफाई आया एग्जाम में तो हमारे सर बनाए हैं, सपोर्ट आया तो मैम बनाई हैं। सपोर्ट जस्टिफाई ठीक है, दोनों बातें एक ही है, चाहे सपोर्ट करो चाहे जस्टिफाई करो। ठीक है, जस्टिफाई करो चाहे सपोर्ट करो। सपोज दैट एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस। कभी कभी केवल एक्स लिखा रहेगा, आप एक्स लिख दोगे तब भी अंडरस्टूड स्पेस डी। और बहुत प्रिसाइज लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना चाहिए, सपोज दैट एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस, क्लियर कट लगे कि मीट्रिक। सपोज दैट एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस, दैट आपको दिखाना क्या है कि एवरी कोसी सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। तो कोई आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस ले लिया जाए, दैट ए एन बी ए कोसी सीक्वेंस इन एक्स। आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस ले लिए आप एक्स के अंदर, अब इसे दिखाना है बाउंडेड। और बाउंडेड दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिफिनेशन भी बताया था, किसी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है तो दिखा दिया जाए उसके सारे टर्म एक ओपन बॉल के अंदर आ जाएं, उसके सारे टर्म, यानी ये कहानी हो जाए ए एन बिलोंग्स टू सब ओपन बॉल। अब क्या सेंटर क्या रेडियस वो भी बाद में डिसाइड होगा, लेकिन सब ओपन, इसी ओपन बॉल के अंदर सारे ओपन, यानी देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल जिसके अंदर सारे सीक्वेंस के टर्म आ जाएं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन का मतलब सारे सीक्वेंस के टर्म उस बॉल के अंदर आ जाएं, सीक्वेंस अपनी बाउंडेड हो जाएगी। अपना टारगेट मतलब क्लियर होना है ये कि आपको यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। पहुँचोगे किसके सहारे? जो आपको दिया गया सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ए एन कोसी सीक्वेंस, बस कोसी सीक्वेंस है, इसी का यूज करके यहाँ पहुँचना है, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू जो भी मन है, जैसे 1, ज़्यादातर जब बाउंडेड दिखाते हैं तो पूरा दुनिया 1 लेता, तुम भी 1 लेते तो आप 2 3 4 5 कुछ भी। लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1 सिंस ए एन इज कोसी सीक्वेंस, ए एन को तो कोसी मान के चल रहे हो, तो हर एप्सिलॉन के लिए कोसी सीक्वेंस की डिफिनेशन फॉलो करेगा, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन मिलेगा। फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1, इस एप्सिलॉन के लिए फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1, इस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन मिलेगा, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन such that n कामा m, n कामा कोसी सीक्वेंस की डिफिनेशन, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि n और m जब ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होंगे, आई होगा डी ए एन और ए एम के बीच की डिस्टेंस। यहाँ मार्ड नहीं लिखोगे क्योंकि मीट्रिक में हो आप, मीट्रिक में मार्ड की जगह आधे लोग मार्ड लिख के चले जाते हैं, वो रियल एनालिसिस में आर में करते थे,
वो अभी भी करोगे, लेकिन आर विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर। जब जनरल मीट्रिक के अंदर हो तो मॉड की जगह डी है, मॉड की जगह डी है। जब एन एम आपके एन से बड़े या बराबर होंगे, तो करस्पॉन्डिंग जो टर्म होंगे उनके बीच की डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज हियर 1, एप्सिलॉन आपका यहाँ 1 है। एक चीज ध्यान से देखना, मैं बार बार जब उस पार्ट 1 में पढ़ाता हूँ लड़कों को यही समझाता हूँ, कोसी सीक्वेंस का अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। ये सबस्क्रिप्ट में आपका क्या है, एन, यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या है, एम, सबस्क्रिप्ट में एम है। सबस्क्रिप्ट में अगर जो चीज लिखी गई है वो कैपिटल एन या उससे बड़ा हुआ, तो आपका डी ए एन ए एम लेस देन क्या हो जाएगा, 1। सबस्क्रिप्ट पे फोकस करो। सबस्क्रिप्ट में जो कंडीशन यहाँ लिखी गई है वो सबस्क्रिप्ट पे लिखी गई है ना, जो ए का सबस्क्रिप्ट एन है और ए का सबस्क्रिप्ट एन है। जब एन और एम आपका कैपिटल एन के बराबर या बड़ा होंगे, तब ए एन और ए एम के बीच की डिस्टेंस लेस देन 1 होगा। मीन्स आपको चेक करना होगा कब ये चीज़ आप लिख सकते हो, जब सबस्क्रिप्ट वाली जो चीज़ है, सबस्क्रिप्ट में जो चीज़ लिखे हो वो एन या एन से बड़ा हो, तब आप लेस देन 1 लिख सकते हो। बस यही चेक करना रहता है बार बार। एक काम करो, यहाँ पे फ्रीज इट आगे लिखो, फिर यार व्हाइट कलर लेना है। फ्रीज, फ्रीज का मतलब आप एक को फिक्स कर दे रहे हो। फ्रीज एम इक्वल टू कैपिटल एन, एम आपका एन के बराबर भी तो हो सकता है, एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन, तो एम कैपिटल एन फ्रीज कर दिया, एम को कैपिटल एन फ्रीज कर दिया। एम अब नहीं बदलेगा तुम्हारा, फिर बदलेगा क्या, एन, एम को आपने कैपिटल एन पुट कर दिया। फ्रीज, फ्रीज करना मतलब अब एम को नहीं वेरी करा सकते, एम को आप कैपिटल एन रख दिए। और क्यों रख सकते हो, क्योंकि एम आपका एन भी हो सकता है, यहाँ साफ साफ लिखा है एम आपका एन भी हो सकता है। तो फ्रीज एम इक्वल टू एन, देन वी हैव, देन वी हैव देन वी हैव अगर प्रियांशु यम को फ्रीज कर दिए तो वैरी केवल क्या करेगा, एन, ठीक। देन वी हैव एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन इंप्लाइज दैट, यम तो फ्रीज कर दिए, एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन इंप्लाइज दैट, यहाँ से इस लाइन से, इस लाइन से इसमें आप यम को फ्रीज कर दिए, यम आपका कैपिटल एन है तो केवल एन वेरी करेगा ना। एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन इंप्लाइज दैट डी ए स्मॉल एन कामा ए कैपिटल एन, ये फ्रीज कर एम की जगह एन आप रख दिए, डी ए एन ए कैपिटल एन इज लेस देन 1। सिंस आप एक बात बताओ, इस एप्सिलॉन के लिए जो भी एन आया होगा वो फिक्स होगा ना, एप्सिलॉन इक्वल टू एन के लिए जो भी एन आया होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो सिंस एन इज फिक्स्ड, इस एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए एक एन आया होगा जो वो फिक्स्ड होगा, ठीक। तो सिंस एन इज फिक्स्ड, उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा ए एन वो भी आपका फिक्स्ड होगा, ए एन इज फिक्स्ड। फिक्स लिखते हैं, बहुत लोग कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन मैं फिक्स लिखता हूँ, फिक्स होगा वो, जो भी होगा फिक्स्ड होगा। जैसे एन अगर आपका 100 है, एन आपका 100 आया, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए मान लो एन 100 आया, तो 100 आपका फिक्स रहेगा। अगर 100 फिक्स हो गया तो ए 100 भी सीक्वेंस में फिक्स हो जाएगा, 100 के करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा ए 100 भी फिक्स होगा, ये बदल जाएगा। ए 100 टर्म तो एक ही होगा ना सीक्वेंस का, ए एन इज फिक्स्ड। बदलेगा केवल क्या है यहाँ पे, सिर्फ स्मॉल एन, ये फिक्स्ड है। ए एन ये वैरी करेगा, ये जो लिखो ये वैरी करेगा, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, रहेगा। अब आप जैसे जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाए थे तो याद करो ए एन की जगह वहां क्या था, यल या ए, क्या लिए थे, यल लिए थे या ए लिए थे, जो भी लिए थे। यहाँ पे जो फिक्स नंबर है वो ए एन हो गया, वो ए एन हो गया। आप ये कह रहे हो कि जब स्मॉल एन कैपिटल एन या उससे बड़ा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है, जब स्मॉल एन कैपिटल एन या उससे बड़ा है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो टर्म ए एन है उसकी ए कैपिटल एन से डिस्टेंस क्या है, 1 से छोटा है। मतलब एन कैपिटल एन ऑनवर्ड्स जो टर्म है उनके लिए एस्टिमेट है आपके पास, वो सारे उनके भी, उन सारे की डिस्टेंस ए एन से लेस देन 1 है। किन कौन से टर्म छूट जा रहे हैं जिनकी डिस्टेंस ए कैपिटल एन से नहीं बता पा रहे हो,
जब n आपका, इस बात को समझो, जब n आपका कैपिटल N या n से बड़ा है तो सारे an की इस फिक्स नंबर से, यह फिक्स हो गया है, इससे डिस्टेंस 1 से छोटा है। तो कौन से टर्म, मेरा क्वेश्चन ये, कौन से टर्म छूट जा रहे हैं जिनका an से डिस्टेंस के बारे में आपके पास कोई आइडिया नहीं है? n से जो, कैपिटल N से जो छोटे होंगे, यानी A1 A2 A3 से लेकर के AN-1 तक के जो टर्म होंगे उन्हीं के बारे में हमें आइडिया नहीं है। तो मोस्ट नेचुरल ट्रिक बार बार वही करते हैं कि हमें चाहिए कि सारे, हमारा टारगेट क्या, हमको चाहिए क्या, DAN, एक ये लिखना मत, DAN कामा A कैपिटल N लेस देन 1 या लेस देन R, एक नंबर से लेस देन हो जाए, वही R अभी सिलेक्ट करना होगा। DAN कामा A कैपिटल N लेस देन R फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये हमको चाहिए। जब ऐसा आ जाएगा तो इसका मतलब आपके जो an होंगे, अगर मान लो DAN A कैपिटल N लेस देन R हो गया तो AN कहाँ बिलोंग करेगा? ये तो फिक्स्ड हो गया। ये अगर सारे AN की इससे डिस्टेंस लेस देन R है तो AN बिलोंग कर जाएगा B, हाँ BAN R में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और जो ही ऐसा आ जाएगा तो सीक्वेंस के सारे टर्म, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सीक्वेंस के सारे टर्म एक बॉल के अंदर आ जा रहे हैं ना, मैं बताया था कि एक बॉल के अंदर आने चाहिए, सीक्वेंस के सारे टर्म एक बॉल के अंदर आ जाएंगे और फिर सीक्वेंस आपकी क्या हो जाएगी, बाउंडेड। तो ये आपको इस आर की तलाश है, आर की तलाश है। अब बिल्कुल जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाए थे, वैसे यहाँ आर को सेलेक्ट करोगे। क्या करोगे, अपना पहले, इसको बोलते पहले ही सोच लो हमें करना क्या, उसके लिए हमारा दिमाग खुद कहेगा कि अब हमको ये करना चाहिए। लेट आर इक्वल टू, आर जो चूज कर रहे हो, जो टर्म छूट जा रहे हैं, कौन से टर्म छूट रहे हैं, A1 से लेकर के A कैपिटल N-1 तक के, उनकी उन सारी की AN से डिस्टेंस निकाल लो। DA1 A कैपिटल N कितने टर्म आपके छूट रहे हैं, ठीक है, DA1 A कैपिटल N, DA2 A कैपिटल N कामा डॉट 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 DAN-1 AN-1 DAN-1 A कैपिटल N, यही तो छूट जा रहे हैं, इतने टर्म छूट जा रहे थे A1, बाकी सारे, जब n आपका स्मॉल n कैपिटल N या उससे बड़ा था, सारे AN की A कैपिटल N से डिस्टेंस क्या है, लेस देन 1 के लिए एस्टिमेट है, वो किसी नंबर से लेस देन हो गए। छूट क्या रहे थे, आपका A1 छूट रहा था, A2 छूट रहा था, AN-1 छूट रहा था, यही तो छूट रहे थे, ठीक। अब क्या करो, इनकी डिस्टेंस निकाल लो AN से, सारे की डिस्टेंस AN से निकाल लो, और साथ साथ मैक्सिमम लोगे, और एक आगे वाले जो AN, जब n ऑनवर्ड्स जो टर्म है उनकी डिस्टेंस A कैपिटल N से क्या है, 1 से छोटा है, इसको भी लेना पड़ेगा 1, ठीक 1। इनका मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, इनका मैक्सिमम, का मैक्सिमम। तो जितने टर्म छूट रहे थे उनकी AN से डिस्टेंस निकाल लिया, AN से डिस्टेंस निकाल लिया, DA1 AN, DA2 AN, डॉट 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 DA कैपिटल N-1 AN, इतने ही तो टर्म छूट रहे थे AN-1 तक, उन सबका डिस्टेंस निकाल लिया और फिर 1 के साथ मैक्सिमम ले लिया और 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जो भी, मतलब एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उस दिन आपको समझाया था, एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देन प्रियांशु, फिर तुमसे वही क्वेश्चन है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है ना, देखिए यार, यहां से लेकर के N-1 एलिमेंट और एक कुल n एलिमेंट है, उसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम निकल के आएगा, जो मैक्सिमम निकल के आएगा उसका डबल कर देना, डबल ही नहीं, डबल रटना नहीं है, एक से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, 3/2 1/1 1 सही 1/4, ठीक है, एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। देन आपका होगा क्या, देन DA1 AN स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, जब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे स्ट्रिक्ट लेस देन होगा R। अगर सिर्फ मैक्सिमम लेते तो क्या दिक्कत आती, अगर सिर्फ मैक्सिमम लेते तो लेस R इक्वल टू R आता है,
2 टाइम्स कर देने से, जब 2 टाइम्स बड़ा कर दिए, तो अब जो जितने एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे, सब के सब आर से स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएंगे, क्योंकि आपने 2 गुना कर दिया, ठीक है। तो डी ए वन ए एन इस सेट का टर्म है, तो आर से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। इसी तरह से आपका डी ए टू ए एन भी स्ट्रिक्टली लेस देन आर, डॉट 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 डी ए कैपिटल एन माइनस वन ए एन भी स्ट्रिक्टली लेस देन आर होगा। क्यों लेस देन आर होगा? क्योंकि मैक्सिमम से डबल है आर, तो आर इज बिग नंबर, इन सबसे बड़ा होगा, आर मीन्स ये सारे जो इस सेट के अंदर लिखे हुए हैं सब आर से छोटे होंगे, ठीक है। एंड 1 इज लेस देन आर, कि मैक्सिमम का डबल है आर, तो 1 भी आर से छोटा होगा, स्ट्रिक्ट। नाउ डी ए एन ए कैपिटल एन, आपके कॉपी में है डी ए एन ए कैपिटल एन, और यहां मैं लिख दे रहा हूं फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन। किससे छोटा था? ये तो ऊपर लिखे हो ना, ये यही दिख रहा है। जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन है, तो ए एन की ए कैपिटल एन से डिस्टेंस क्या है? 1 से छोटा। जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, बाद में लिख दिया, जब बाद में लिखते हो तो फॉर आर लिख देते हो, फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, सारे ए एन की ए कैपिटल एन से डिस्टेंस क्या है? 1 से छोटा, लेस देन 1, ये है, ये ऑलरेडी आपके पास है, और इसको यूज कर लो। 1 किससे छोटा है? आर से, 1 लेस देन आर। तो डी ए एन ए कैपिटल एन लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी से, अगर ये 1 से छोटा है और ये आर से छोटा है, तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा? डी ए एन ए कैपिटल एन भी आर से छोटा हो जाएगा, लेस देन आर फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू। अब ध्यान से तुम देखो, यहां से लेकर के यहां तक आपकी कहानी खत्म है। जब एन आपका कैपिटल एन या उससे ज्यादा है, एन आपका कैपिटल एन, स्मॉल एन जब आपका कैपिटल एन है उससे ज्यादा है, सारे ए एन की डिस्टेंस आपका आर से छोटा हो रहा है कि नहीं? मीन्स ए कैपिटल एन का ए एन से डिस्टेंस आर से छोटा होगा, ए कैपिटल एन प्लस 1 का भी ए एन से डिस्टेंस आर से छोटा होगा, ए एन प्लस 2, ए कैपिटल एन प्लस 2 का भी डिस्टेंस ए एन से आर से छोटा होगा। और जो पीछे वाले टर्म थे, ए कैपिटल एन के पीछे वाले जो टर्म थे, उनकी भी डिस्टेंस देखो, सब ऊपर लिखा हुआ, उनकी भी डिस्टेंस आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आर से छोटा, की भी डिस्टेंस आर से छोटा। अब बताओ सारे सीक्वेंस के टर्म जितने हैं, A1 से लेकर के ऑनवर्ड सारे टर्म, सीक्वेंस के सारे टर्म की ए कैपिटल एन से डिस्टेंस क्या हो जा रही है? 10 डी ए एन ए कैपिटल एन, डी ए एन ए कैपिटल एन, सारे ए एन की ए कैपिटल एन से डिस्टेंस लेस देन आर होगा। अब लिखोगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्योंकि एन ऑनवर्ड्स, कैपिटल एन ऑनवर्ड्स यहां से हो गया लेस देन आर, और बाकी सब ऊपर है, ये है A1, ठीक है, ये आपका A1 A2 AN माइनस 1 की AN से डिस्टेंस R से छोटी है, इसका मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म की डिस्टेंस R से छोटा हो गया। तो डी ए एन ए कैपिटल एन इज लेस देन आर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और जब ही ऐसा हुआ, इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट ए एन कहाँ बिलोंग करेगा प्रियांशु? ए एन जब ऐसा आता है तो ओपन बॉल की डिफिनीशन है ये, अगर ए ये फिक्स्ड है, ये मैं बार बार कहा, जब एन फिक्स्ड हो गया तो ए कैपिटल एन फिक्स्ड हो गया, ठीक है। सारे ए एन की ए कैपिटल एन से डिस्टेंस क्या हो गई? लेस देन आर। ए एन कहाँ बिलोंग कर जाएगा? ओपन बॉल विथ सेंटर ए कैपिटल एन, रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और यही तो मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर किसी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है तो हमें दिखा देना है सीक्वेंस के सारे टर्म एक बॉल के अंदर आ जाएं, एक बॉल के अंदर आ जाएं, सीक्वेंस के सारे टर्म फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे ए एन इस बॉल के अंदर आ जा रहे हैं, ओपन, और वो भी ओपन बॉल है, ये ओपन बॉल के अंदर आ जा रहे हैं। हेंस सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस, QED प्रूफ
ओवर हो गया। यही तो आपको दिखाना था कि कोसी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए, कोसी सीक्वेंस लेके चले और वो बाउंडेड हो गया। कन्वर्स, व्हाट अबाउट कन्वर्स, इज द कन्वर्स ट्रू? तो मैं पहले लिख दिया बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बड़ा रद्दी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सही से पूछना चाहिए इज द कन्वर्स ट्रू आपसे, लेकिन वो दे देते बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इज द कन्वर्स ट्रू? इज द कन्वर्स ट्रू कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है क्या वो कोसी होगा? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या कोसी होगा? तो नहीं, तो काउंटर आंसर इज नो। तो जब भी आप किसी चीज को गलत दिखाना है, आप कह रहे हो नहीं होगा, तो एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। काउंटर एग्जाम्पल, कंसीडर द रियल लाइन, कंसीडर द रियल लाइन। कभी कभी आपके एग्जाम में रियल लाइन को आर विथ विजुअल मीट्रिक लिख के देते हो। आर विथ विजुअल मीट्रिक और रियल लाइन एक ही बात है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। रियल लाइन कहो या आर विथ विजुअल मीट्रिक, आर विथ विजुअल मीट्रिक। प्रियांशु व्यक्ति है कि लड़की है? मतलब इसमें भी बहुत मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, जेंडर वाइज क्या है? आज तो आज तुम्हें तो तब तुम लोग किस एरा में जी रहे हो? अब दो ही जेंडर चलता है, दो ही जेंडर चलता है, ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल। कहाँ तुम जी रहे हो? वो सब खत्म है, ठीक है, वो सब खत्म है, ठीक है। अंग्रेजी में तुमने कौन सा मैस्कुलिन जेंडर, कौन कौन जेंडर होते हैं, उससे भी खत्म है। तीन जेंडर फेंडर वो खत्म, दो जेंडर सिर्फ, ठीक है। एक एक प्रियांशु तुम और एक प्रियांशु जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी, ठीक है, जो पढ़ती थी, ठीक है। लोग अभी 1990 में ही चल रहे हो, 1990 में ही जी रहे हो। कंसीडर द रियल लाइन आर विथ यूजुअल मीट्रिक। लेट ए एन इक्वल टू माइनस एक पे पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू। सर विदित एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल सब लोग लेते हैं, ठीक। माइनस एक पे पावर, कुछ लोग एन माइनस वन लिख देते हैं पावर, एन माइनस वन, कुछ लोग एन लिख देते हैं, कुछ लोग एन प्लस वन लिख देते हैं, तो एक ही सवाल है। यही एग्जाम में कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं एन माइनस वन, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं एन प्लस वन, है एक का सीक्वेंस हुआ, वो खोलोगे तो वही माइनस वन 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 आएगा, ठीक है। लेकिन आधे लोग समझते हैं नया सवाल आ गया भाई, कैसे तो माइनस एन करवाया था या माइनस एन माइनस वन आ गया। तो कंसीडर देन, ये आप कर चुके हो वहां भी, ठीक है। ए एन बिलोंग कर जा रहा था B02, याद है ना, सब करके दिखाया था जैसे वहां दिखाए थे, ठीक है। एक सीक्वेंस आपको दिखाना था कि जो बाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो, सेम एग्जाम्पल वहां भी लिए थे। ए एन बिलोंग्स टू B02, और आपको डिटेल में समझाया था कि और क्या ले सकते हो, और भी पॉसिबिलिटी था, ठीक। ये आपका था माइनस वन, ये वन, ये बीचों बीच जब आप जीरो ले लिए तो जीरो B02 मतलब, B02 मतलब ये लाइन के अंदर B02 मतलब जीरो माइनस टू, जीरो प्लस टू, ये तो होता है, दैट इज माइनस टू, और ये आपका टू, यानी ओपन इंटरवल माइनस टू टू। तो सारे सीक्वेंस के टर्म माइनस वन वन इस बॉल के अंदर आ जा रहे हैं B02 के, ये आपका बॉल है, उसके अंदर सीक्वेंस के यही टर्म है, बार 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 यही आएंगे, तो इस बॉल के अंदर आ जा रहे हैं। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो सीक्वेंस ए एन इक्वल टू सीक्वेंस माइनस एक पे पावर एन इज बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस। प्रश्न ये है कि आपको बताना कि ये कोसी नहीं है। ये सब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब एक बार करवाया जाए, कोसी नहीं है कैसे दिखाओगे? सीक्वेंस के सारे टर्म से ये वन, ठीक, ये माइनस वन, ये यही तो सीक्वेंस, यानी जब आप ए वन निकालोगे तो क्या आएगा आपका, ए वन निकालोगे तो क्या आएगा, अगर ए एन आपका माइनस एक पावर एन है तो ए वन क्या आएगा, माइनस एक, यानी सारे आठ टर्म आपके A1 A3 A5 सारे टर्म ये हैं, इवन वाले A2 A4 A6 सारे बाकी सारे टर्म वन है आपके, ये तो होगा, ठीक। तो आपको दिखाना है कि ये कोसी नहीं है,
ये डिस्टेंस बताओ क्या है, 2। अब यहाँ मैजिक जैसा आपको लगता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ मैजिक नहीं समझना है, अब थोड़ा जल्दी है तो मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं तो मैं अपनी तरीके से करता। आप ले लो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 2 या 2 से छोटा कुछ भी ले सकते हो, एप्सिलॉन 2 से छोटा भी ले सकते हो। सपोज इफ पॉसिबल, सीक्वेंस -1 पे पावर n इज कोसी। थोड़ी देर के लिए मान लो, जो कि होगा नहीं, अभी कुछ कंट्राडिक्शन जैसी चीज आ गई, एब्सर्ड जैसी चीज आ जाएगी। सपोज इफ पॉसिबल सीक्वेंस -1 पे पावर n, एक तो -1 पे पावर n ए एन की जगह फिर ब्रैकेट लगा रहे हो, सीक्वेंस ऐसे लिखते हैं कोसी, कोसी है तो कोसी की डिफिनीशन से हर एप्सिलॉन के लिए, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट, अगर ये कोसी है तो इस एप्सिलॉन के लिए, तो ये एप्सिलॉन इक्वल टू 2 ले रहे हो, इस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n मिलेगा सच दैट n कामा m ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N इम्प्लाइज मॉड an माइनस मॉड am। यहाँ मॉड क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि d भी लिखते, d an am अगर आप लिखते यहाँ पे और आप रियल लाइन के अंदर हो, रियल लाइन के अंदर मतलब आर विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर हो, तो डी ए एन एम आपका क्या होगा, मॉड ए एन मॉड ही तो होता है, डी एक्स वाई क्या होता है, मॉड एक्स माइनस वाई। इस वजह से यहाँ मॉड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ डी आपका मॉड है, आप रियल लाइन के अंदर काम कर रहे हो, आर विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर काम कर रहे हो। लेस देन 2, एप्सिलॉन आप 2 ले लिए, वो मैं कैसे लिए मुझे ऐसा नहीं कि रटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस 2 है, 2 या 2 से छोटा कुछ भी ले सकते हो। अभी थोड़ा और करोगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि हाँ यही ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि 2 से बड़ा लोगे तो फिर कंट्रडिक्शन जैसी चीज आएगी नहीं, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 2 के लिए एक n मिल गया कि दिस हैपन, एक n मिल गया कि n m अगर कैपिटल N से बड़ा या बराबर है तो मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज 2, दैट इज 2। लेट m इक्वल टू, जो आपका n आया उसका जस्ट डबल ले लिया, n इक्वल, बहुत बार कितनी बार ये काम किए हो, n का जस्ट डबल ले लिया, m को आपने क्या ले लिया, n का जस्ट डबल 2n, एंड स्मॉल n इक्वल टू 2n प्लस 1 ले लिया, 2n प्लस 1। देन देन m अगर 2n है तो 2n आपका n से बड़ा है कि नहीं, ये इसी वजह से लिया गया कि हमको n से बड़ा चाहिए, एक ऑड नंबर लेना है एक इवन नंबर, आप m को 2n प्लस 1 ले सकते हो, ये बदल भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मेरा ही रटो, बदल भी सकते हो, बस एक ऑड लेना एक इवन लेना और n से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो 2n ले लिया तो जस्ट डबल है तो n से बड़ा होगा, m इक्वल टू 2n दैट इज स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन n, एंड n इक्वल टू 2n प्लस 1, ये तो और दूर बढ़, जब ये बड़ा हो रहा है तो ये तो और बड़ा होगा, एक जोड़ दे रहे हो ग्रेटर देन n। तो और जब आपका n और m कैपिटल N से बड़ा होगा, जब n यहाँ सब्स्क्रिप्ट में जो भी लिखा गया है, जब वो n कैपिटल N से बड़ा होगा तो उनके बीच का मॉड निकालोगे, मॉड ऑफ an माइनस am किससे छोटा होगा, 2 से। तो और जो यहाँ पे आपका m है वो n से बड़ा है ना, और जो n है वो भी आपका क्या है, n से बड़ा है, इसका मतलब सो मॉड an माइनस am लेस देन 2, इस m के लिए जो m आप 2n ले लिए हो, दैट इज m इक्वल टू 2n प्लस 1 ले लिए हो, m इक्वल टू 2n, दोनों n से बड़े हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर n से जब भी बड़ा होगा n और m तो मॉड an माइनस am लेस देन 2 होगा। n आप 2n प्लस 1 ले लिए हो जो कि n से बड़ा है, m आप 2n ले लिए हो जो वो भी n से बड़ा है, तो मॉड इस n और m के लिए मॉड an माइनस am लेस देन 2 होगा। अब n की जगह जो है वो लिख दो, n आप क्या लेके चल रहे हो 2n प्लस 1, a 2n प्लस 1 माइनस ए m की जगह क्या लेके चल रहे हो 2n लेस देन 2,
दैट इज मतलब वही चीज लिखते जा रहे हो दूसरे फॉर्म में, अर्थात अर्थात करके, ठीक है। a2n+1 क्या होगा? व्हाट इज a2n+1? प्रियांशु सेज व्हाट इज a2n+1? सीक्वेंस, यू रिमेंबर द सीक्वेंस? कौन सी सीक्वेंस लेके चल रहे हो? पक्का देखेंगे सीक्वेंस लेके कौन सी चल रहे हो? हाँ, तो उस अगर a n इक्वल टू -1 पे पावर n है तो a2n+1 क्या होगा? -1 बग देखे जो है वो लिखो ना, -1 पे पावर 2n+1। पता नहीं क्या अंडबंड तुम लोग बतियाते हो, ठीक है। सुबह सुबह कोई नशा वशा कर लेते हो क्या? ठीक है, ठीक है। 2n<2, ठीक है, <2। दैट मीन्स दैट इज किसी -1 पे अगर आड पावर है तो हमेशा -1 आएगा, ठीक है। दैट इज -1। और -1 पे अगर इवन पावर है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1<2। दैट इज नथिंग बट -1 -1 -2 माड -2 2, ठीक है। 2 इज <2। और यही तो गड़बड़ है, एब्सर्ड। इसलिए मैं कह रहा था क्या, अब तुम ही बताओ किन किन एप्सिलॉन के लिए एब्सर्डनेस आता है? आप ही बता दो किस एप्सिलॉन के लिए एब्सर्डनेस। जब आप एप्सिलॉन मान लो, अगर एप्सिलॉन आप 2 से छोटा 3/2 लेते तो आपका क्या आता? 2<3/2। ये एब्सर्ड है कि नहीं? एप्सिलॉन की जगह तो ये है, ठीक है। तो ये आता आपका 2<3/2 जो एब्सर्ड है। इसका मतलब एप्सिलॉन आप 2 या 2 से छोटा लोगे तो एब्सर्डनेस आएगा। 2 से बड़ा बहुत लोग ले लेते हैं, उसके लिए नहीं एब्सर्डनेस आएगा। एब्सर्डनेस किससे आएगा? एप्सिलॉन, किन किन एप्सिलॉन के लिए? जब एप्सिलॉन 2 या 2 से छोटा होगा, ठीक है। और ये एब्सर्डनेस आया किस वजह से? पढ़ो, अपने कॉपी में देख के पढ़ाओ। तुम लोग इधर लिखते हो सब भूल जाते हो उधर, और सब बिगाड़े है यूनिवर्सिटी वाले तुम्हारा नोट्स बनवाना, ठीक है। हेंस an इक्वल टू -1 पे पावर n सीक्वेंस इज नॉट कोसी, क्योंकि यही माने थे तो भी गड़बड़ हो रहा है। नॉट कोसी, कोसी मानने से एब्सर्डनेस आ रहा था। आप इस सीक्वेंस को कोसी मान लिए थे, इसी वजह से एब्सर्डनेस आ रहा था। चलो वो गलत है, तो फिर इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगी? कोसी नहीं होगी। तो आप एक एग्जाम्पल दे लिए, तो बाउंडेड तो है बट कोसी नहीं है, और यही आपको दिखाना था। कन्वर्स नॉट ट्रू होने का मतलब क्या? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीक्वेंस जो बाउंडेड सीक्वेंस हो लेकिन कोसी। एग्जाम्पल, नेक्स्ट रिजल्ट लिखो। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। हमें लगता है अभी मैं आंसर देखा था, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट पी बिलोंग्स टू क्लोजर ए। वो ए बार लिखे होंगे या क्लोजर ए, जो भी है। पी बिलोंग्स टू क्लोजर ए, पी बिलोंग्स टू क्लोजर ए, कभी कभी बार से लिख देते हैं। और दैट मीन्स दैट इज, सब मैं भाषा लिख दे रहा हूँ। दैट मीन्स दैट इज, अगर पी क्लोजर ए का मेंबर है तो इसका मतलब पी एडहेरेंट पॉइंट है। क्लोजर ए का मतलब एलिमेंट होने का मतलब क्या है? पी अगर क्लोजर ए का एलिमेंट है तो इसका मतलब पी ए का क्या होगा? एडहेरेंट पॉइंट। यहाँ एक चीज लिख लो और, लेट लेट ए सबसेट ऑफ एक्स। ये तो बताना पड़ेगा ना कि ए आप एक सबसेट ले रहे हो एक्स का, ठीक है। एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस और ए एक्स का सबसेट है, और पी क्या है? ए का एडहेरेंट पॉइंट है, मीन्स क्लोजर ए का एलिमेंट है, क्लोजर ए का एलिमेंट है। पी बिलोंग्स टू क्लोजर ए, दैट मीन्स पी इज एन एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। पी बिलोंग्स टू क्लोजर ए का मतलब एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। अब मुझे याद आ गया, तुम्हारे क्वेश्चन में वो ये नहीं लिखे, अभी तो मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद आ गया। पी इज, वो लिखे क्या है? पी इज ए क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। पी इज ए क्लोजर, तो एडहेरेंट पॉइंट का दूसरा नाम क्लोजर पॉइंट भी है। पी बिलोंग्स टू क्लोजर ए, दैट इज पी इज एन एडहेरेंट पॉइंट। और एडहेरेंट पॉइंट को ही आप लोग क्लोजर पॉइंट भी बोलते हो। आप लोग क्या, पूरी दुनिया बोलती है क्लोजर पॉइंट ऑफ ए, क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। पी बिलोंग्स टू क्लोजर ए, दैट मीन्स पी इज एन एडहेरेंट पॉइंट। कोई भी भाषा एग्जाम में लिखे, सवाल लिखे है, पी इज एन एडहेरेंट पॉइंट स्लैश आर क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। कंक्लूजन क्या कहते? दिस इज द हाइपोथेसिस,
दीज आर द हाइपोथेसिस। कंक्लूजन क्या कहता है? देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, सीक्वेंस कहाँ पे? सेट में, ए में। देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an, there exists a sequence an in a such that an converges to a। स्टेटमेंट खूब ध्यान से समझ लो, स्टेटमेंट लिखो और समझ लो। प्रूफ में कुछ है नहीं, बहुत ऑर्डिनरी सा प्रूफ है इसका। ये आपका मीट्रिक स्पेस XD है और ये आपका A उसका एक सबसेट है, A उसका एक सबसेट है। और P जो ले रहे हो A का एडरेंट पॉइंट, कोई जरूरी नहीं कि A के अंदर, एडरेंट पॉइंट, क्लोजर पॉइंट A के बाहर भी हो सकता है। तो जनरल जब फिगर बनाओगे, रफ स्केच बनाओगे तो हमेशा P को A के बाहर बनाते हैं। P A का एक एडरेंट पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, कंक्लूजन क्या कह रहा है? अगर P A का एडरेंट पॉइंट है या क्लोजर पॉइंट है तो एक सीक्वेंस AN के अंदर मिलेगा, A1 A2 AN, जो कन्वर्ज करेगा इस P पे, कन्वर्ज करेगा इस P पे। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर P एडरेंट पॉइंट है A का, या क्लोजर पॉइंट है A का, या क्लोजर A का एलिमेंट है, तो एक सीक्वेंस A के अंदर मिलेगा, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म A के अंदर होंगे, जिसकी लिमिट क्या होगी? P, वो P पे कन्वर्ज करेंगे, P पे कन्वर्ज करेंगे। अरे ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तुम लोग इसी, मेरे दिमाग में चलता है, ठीक है। P ज्यादातर मैं A में लिखा हूँ, मैं हूबहू ऐसे लिख दिया जैसे आप एग्जाम में पूछा था। PSI लिखा था वहां पे, भी देखा था मैंने साल PA लिखा था तो P लिख दिया, तो मैं A ज्यादातर लिखता हूँ। प्रूफ, आपको सीक्वेंस एक कंस्ट्रक्ट करना है A के अंदर जो P पे कन्वर्ज करे, एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है A के अंदर जो P पे कन्वर्ज करे। और आपके पास इंफॉर्मेशन केवल कितनी है? मैं बार बार एनालिसिस या अलजेब्रा में यही कहता हूँ, रीड द इंफॉर्मेशन क्लियरली, कि आपके पास दिया क्या गया है और कहाँ पहुँचना है, और जो दिया गया उन सारी बातों का यूज होना चाहिए। दिया केवल यही गया है कि P एडरेंट पॉइंट है A का, क्लोजर पॉइंट है, बस इतना ही ले दे के दिया गया है। उसी का यूज करके आपको एक सीक्वेंस बनाना है A के अंदर जिसकी लिमिट P हो, जिसकी लिमिट P हो, यानी जो P पे कन्वर्ज करे, जो P पे कन्वर्ज करे। एडरेंट पॉइंट की एक ही तो डिफिनीशन है कि कोई भी बॉल बनाओगे अगर P के अराउंड तो A को इंटरसेक्ट करेगा। यही तो एडरेंट पॉइंट की डिफिनीशन है, ईच ओपन बॉल अराउंड P इंटरसेक्ट्स A। चाहे जिस रेडियस का बॉल बनाओगे, ठीक, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, चाहे ईच ओपन बॉल अराउंड P इंटरसेक्ट्स A। इतनी सी डिफिनीशन है एडरेंट पॉइंट होने की। तो सिंस P इज एन एडरेंट पॉइंट, adherent point, P is an adherent point of A, तो P के अराउंड 1 रेडियस का बॉल बना रहे हो। P एडरेंट पॉइंट है A का, और एडरेंट पॉइंट की डिफिनीशन में आप जाओ, यही कहता है कि कोई भी बॉल अगर P के अराउंड बनाओगे चाहे जो रेडियस हो, वो A को इंटरसेक्ट करेगा। A को इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या? A का एक पॉइंट अपने अंदर रखेगा। इंटरसेक्ट कर, अगर 1 रेडियस का बॉल बना रहे हो P के अराउंड, ये डायग्राम में देखना, प्रूफ आपको यहाँ ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये P है और 1 रेडियस का बॉल बना रहे हो, 1 रेडियस का, 1 रेडियस का, तो इंटरसेक्ट करेगा मतलब कम से कम एक पॉइंट तो A का रखेगा ना, ठीक है। तो सिंस P इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ A, तो BP1 यानी 1 रेडियस का बॉल बना रहे हो, इंटरसेक्ट करेगा A को। उसी को लोग ऐसे नहीं लिखते हैं कि इंटरसेक्ट्स A, लिखते हैं कंटेन्स ए पॉइंट, कंटेन्स, कंटेन्स ए पॉइंट। एक पॉइंट तो कम से कम कंटेन ही करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है तो A का एक पॉइंट कम से कम कंटेन करेगा। कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ A, ऑफ A,
अब तुम लोग सोच रहे हो इनको कैसे पता चल जाता है कि BP1 लेना है, क्योंकि वो आप सीक्वेंस बनाने जा रहे हो। सीक्वेंस मतलब क्या, A1 A2 AN, यानी हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको आपको A1 A2 मिलना चाहिए। इसका मतलब आप रेडियस क्या चूज करो, उसी हिसाब से तो रेडियस बनाओगे। एक 1 बनाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो AN हो गया, फिर 1/2 लोगे, 1/3 लोगे, 1/n लोगे, ऐसे टर्म्स मिलते जाएंगे और एक सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगी, एक सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगी। तो सिंस P इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A, तो BP1 कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ A से A1, उसको आप A1 बोल दिए। BP2 B1/2 1/2 रेडियस का बॉल बना रहा है। अब की बार डायग्राम में भी देखते रहना, ठीक। ये एक रेडियस का बॉल बनाया है तो A1 पॉइंट कंटेन कर लिया, ठीक है। अब हाफ रेडियस का बॉल बना रहे हो, इसी P के अराउंड इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका हाफ है। अब ये कंटेन करेगा एक पॉइंट, किसका, हर बाल जब कंटेन कर रहा है ए का पॉइंट, तो ये भी तो कंटेन करेगा ए का पॉइंट, उसको आप A2 बोल दोगे। 1/2 के रिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा A2, तो ये अपने अंदर एक A2 रखेगा, A2, ठीक है। A1 मिला, A2 मिला, ठीक। कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए, कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए से A2 रखेगा। कम चूंकि एडहेरेंट पॉइंट है, कोई भी बॉल बनाओगे तो इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट कम से कम ए का रखेगा, और हाफ के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ले रहा है वो A2। अब आप पैटर्न पकड़ लिए, दो काफी है, दो से आप पैटर्न पकड़ लिए, तो ऐसे बताओ BP1/3 क्या आएगा। 1/3 रेडियस का जब बॉल बनाओगे, 1/3 रेडियस का जब बॉल बनाओगे, 1/3 रेडियस का बॉल, ये आपका 1/3, ये जो बैगनी कलर का, ये 1/3, जिस भी कलर का 1/3 रेडियस का बॉल, तो ये एक पॉइंट कंटेन करेगा, उसको क्या कहोगे, A3। अब आपको लग रहा होगा एक सीक्वेंस बनता हुआ A1 A2 A3, और कहाँ जा रही है वो, आपको महसूस नहीं हो रहा कि इंट्यूशन जिसे बोलते हैं, एक सीक्वेंस बनती दिख रही है A1 A2 A3, और सारे टर्म ए के अंदर है, और कहाँ भागती जा रही है, पी की तरफ। तो एक सीक्वेंस बनती दिख रही है जो पी की तरफ। मैं बोलता हूँ मैथमेटिक्स इज इंट्यूशन, ठीक है। इसीलिए ओशो को पढ़ा करो, जब पढ़ना शुरू करो तो मैथमेटिक्स तुम्हें पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। वो कहता है ना, चीजें पहले आपको महसूस होती हैं तब आप लिखते हो, तब आप लिखते हो। तुम लोग उल्टा करते हो, पहले रटो फिर लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ महसूस करो, एक सीक्वेंस आपको बनती हुई दिख रही है A1 A2 A3, और जितने आगे आप जाते जा रहे हो वो पी की तरफ जा रहा है, दिखने नहीं महसूस हो रहा है, नहीं महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपके जीवन में प्यार की बड़ी कमी है, ठीक है। A1 A2 A3 आपको ये दिख रहा है ना, जा रहा है पी की तरफ, ठीक है। तो A2, तो इन दो, यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, सब लैंग्वेज है, यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, पता नहीं ये कलर आएगा कि नहीं, यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, यूजिंग द सेम आर्गुमेंट जैसा आप ऊपर लिखे हो, यूजिंग द सेम आर्गुमेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, BP1/n, अब एक 1 लिए फिर हाफ लिए, अब उसी से आप जनरलाइज कर दिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, BP1/n रेडियस का बॉल बनाओगे, कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ A, कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ A, ए पॉइंट ऑफ A से, उसको आप AN बोल दोगे। जब हाफ का ले रहे हो तो A2 बोल रहे हो, तो जब 1/n का लोगे तो AN बोल दोगे, से AN। अब इस पूरे प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस जो भी ऊपर किए हो, इन दिस प्रोसेस, in this process we get a sequence, we get a sequence an, आपको एक सीक्वेंस मिल गई, तो डायग्राम में भी आपको दिखा दिया था, एक सीक्वेंस मिल जाएगी A1 A2, क्योंकि हर n के लिए BP1/n an कंटेन कर रहा होगा। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं BP1/10 क्या कंटेन कर रहा होगा, A10, ठीक है। BP1/4 क्या कंटेन कर रहा होगा, A4, क्योंकि आप यहाँ लिखे हो साफ साफ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n,
P1/n एक पॉइंट कंटेन करेगा ए को, उसको आप an बोल दिए हो। तो इसका मतलब इस तरीके से आप एक सीक्वेंस पा गए किसके अंदर, ए के अंदर। ये सारे जो an है कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए, उसी को तो an बोल रहे हो। सारे a1 a2 an कहाँ आ रहे हैं, ए के अंदर। इन दिस प्रोसेस वी गेट ए सीक्वेंस an इनसाइड ए के अंदर। ए के अंदर आपको एक सीक्वेंस, मैं बार बार कह रहा हूँ एडरेंट पॉइंट को यूज करना था। और एडरेंट पॉइंट यही कहता है कि कोई भी बॉल बनाओगे, ठीक है, पी के अराउंड कोई भी बॉल बनाओगे, एक पॉइंट वो कंटेन करेगा। तो Bp1/n हर नेचुरल नंबर के लिए एक पॉइंट कंटेन करेगा ए का, जिसको आपने an कह दिया। इस प्रक्रिया में आपके पास एक सीक्वेंस बन गई ए के अंदर an, ठीक। अब बचा क्या ले दे करके, जो आपको डायग्राम में फील हो रहा था कि a1 a2 a3 भाग रहे थे किधर, पी की तरफ, वही आपका क्लेम है। नेक्स्ट माय क्लेम इज दैट जो आपका ये सीक्वेंस an आया, ये कन्वर्ज करेगा पी पे। जो महसूस हो रहा है उसको प्रूव भी करना होगा, कि वहां नहीं देना कि ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, महसूस हो रहा है कि सीक्वेंस बनती दिख रही है, ठीक है, और वो पी पे जाएगी। एक सीक्वेंस आपको an के अंदर मिल गई, अब आपको दिखाना है कि an p पे कन्वर्ज करेगा, मीन्स an की लिमिट p है। और कन्वर्जेंस की सीक्वेंस से कन्वर्जेंस की डिफिनेशन आप यूज करोगे। अगर आपको दिखाना है कि an p पे कन्वर्ज कर रहा है या an की लिमिट p है, तो आपको क्या दिखाना होगा, एप्सिलॉन n गेम, एप्सिलॉन n गेम। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, आप तलाश में लग जाओगे। एप्सिलॉन तो समबडी गिव यू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एप्सिलॉन आपको कोई दे दिया, और उस एप्सिलॉन के लिए आपको एक कैपिटल एन खोजना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल एन, नेचुरल नंबर एन, एन बिलोंग्स टू एन, सच दैट सच दैट सच दैट जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो तो क्या होना चाहिए, आगे बताओ क्या होना चाहिए प्रियांशु, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो तो क्या होना चाहिए, पी से एप्सिलॉन होनी चाहिए, बहुत सही। तो उसको लिखोगे कैसे, डी ए एन पी लेस देन एप्सिलॉन। और जो ये लिखे हो ये डी ए एन पी इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स दैट इज डी ए एन, यानी जब एन स्मॉल एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो तो ए एन की डिस्टेंस पी से लेस देन एप्सिलॉन हो, तो ए एन कहाँ बिलोंग कर जाएगा, बॉल के अंदर, जिसका सेंटर क्या होगा पी और रेडियस क्या होगा एप्सिलॉन। तो इसी को इसी जो ये लिखे हो इसी को लिख सकते हो, ए एन बिलोंग्स टू बी पी एप्सिलॉन, ए एन बिलोंग्स टू बी पी एप्सिलॉन। इसका मतलब ए एन कन्वर्जेस टू पी दिखाना है तो आपको क्या दिखाना होगा, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लिए, आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लिए। अब आपको एक कैपिटल एन खोजना है, कैपिटल एन खोजना है। जब स्मॉल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो तो ए एन सारे टर्म जो करस्पॉन्डिंग सारे टर्म हो इस बॉल के अंदर आ जाएं, पीपी एप्सिलॉन के अंदर आ जाएं। और जो ही ऐसा हो जाएगा तुरंत आपकी सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी। यही तो डिफिनेशन कहती है कि आप गिवन एप्सिलॉन के लिए आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लिए, उसके लिए एक एन खोजना है कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो तो ये होना चाहिए, ये होना मतलब ये होना चाहिए, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो तो सारे ए एन कहाँ बिलोंग कर जाएं, इस बॉल के अंदर बीपी एप्सिलॉन के अंदर। और जो ही ऐसा होगा तुरंत आपका ये क्लेम ट्रू हो जाएगा, क्लेम ट्रू हो जाएगा। अब कैपिटल एन बनाओगे कैसे, एनालिसिस में पूरा इंटायर एनालिसिस पढ़ोगे, दो ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट एस्टीमेट के लिए, क्या, एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक आर्किडियन प्रॉपर्टी। बाय द आर्किडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बाय द आर्किडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, ये जो आप लिख रहे हो आर्किडियन प्रॉपर्टी जो आर की है वो यूज कर रहे हो, आर्किडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सिस्टम जो पार्ट 1 में पढ़े हो, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट 1/n लेस देन एप्सिलॉन।
बाय द आर्किडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ये कैसे आया होगा? ये डायरेक्ट तो आर्किडियन प्रॉपर्टी है नहीं कि डायरेक्ट आर्किडियन प्रॉपर्टी तो आप ये जानते हो, या तो ये जानते हो कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा, आर्किडियन प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर 1, हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा। या दूसरा ये जानते हो कि अगर x, जिसको मैं AP2 बोलता हूँ, आर्किडियन प्रॉपर्टी 2, अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है और y कोई भी रियल नंबर है तो एक n मिल जाएगा कि nx ग्रेटर देन क्या होगा, y। ये आर्किडियन प्रॉपर्टी 2, यही तो आर्किडियन प्रॉपर्टी है दो, या तो ये होगा या तो ये, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ है नहीं। आप कैसे यहाँ पहुंचे हो, कौन सा आर्किडियन प्रॉपर्टी यूज किए हो, AP2 यूज किए हो, AP1 यूज किए हो, ये चीज आ गई। AP1 और AP2 एक ही बात है। ऐसा मतलब कि n ग्रेटर देन 1/ε ले लोगे तो एक, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव तो 1/ε पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो 1/ε भी आपका पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव से मतलब है नहीं, आप तो जानते हो कि हर रियल नंबर से बड़ा आपका क्या नाम है, एक नेचुरल, हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो इस रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। 1/n, जब n ग्रेटर देन 1/ε होगा तो 1/n किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन। ये AP1 हो गया। कोई बताए AP2 अगर यूज करते हैं क्या करते? वो तो AP1 हो गया, AP2 से कैसे दिखाते? दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, AP1 AP2। आर्किडियन प्रॉपर्टी 2 अगर यूज करके यही चीज 1/n लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता तो आप x क्या लेते? आर्किडियन प्रॉपर्टी 2 याद है आपको, एक पॉजिटिव रियल नंबर x होता था और y कोई भी रियल नंबर होता था, इंप्लाई होता था देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट nx ग्रेटर देन y। बस आपको यहां ये बताना है कि x क्या लोगे, y क्या लोगे। हाँ बहुत सही, एक्स एप्सिलॉन और वाई 1, ठीक है, एक्स एप्सिलॉन और वाई 1, ठीक है। एक्स इक्वल टू आप एप्सिलॉन ले लो और वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, ये चीज अप्लाई करने जा रहे हो तो अप्लाई करते समय क्या है, एक्स कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव है, एप्सिलॉन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स को एप्सिलॉन ले लिया और वाई को 1 ले लिया, वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो वाई 1 भी हो सकता है। तो इसके लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा n, there exist n belongs to n such that n x greater than y, यही तो n x greater than y, और n x की जगह क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, यही तो होगा, n x ग्रेटर देन y, x की जगह एप्सिलॉन है और y की जगह 1 है, तो n एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। बहुत बार सीक्वेंस पढ़ाते समय यूज किया, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो ढंग से, भूल जाते हो। एंड दैट इज नथिंग बट, दैट इज नथिंग बट, आपका क्या होगा यहाँ से 1, एक इस n को इस साइड कर दो, ठीक है, n तो नेचुरल नंबर है ना, 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, 1/n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, n नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव है तो 1/n भी पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1/n, और दैट इज 1/n को अगर पहले लिखोगे तो 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1/n मतलब क्या, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। आर्किडियन प्रॉपर्टी 2 से भी आ गया, AP1 से भी आ जाएगा, AP2 से आ जाएगा। बस थोड़ा ये खोलो, ठीक है, ये खोलो, वो खुलेगी नहीं क्योंकि जमाना बड़ा गड़बड़ आ गया है, सब रील्स मार रहा है, कि हमारा ही दिमाग, मैं ही रील्स का आदी हो गया हूँ तो क्या बताया जाए। ऊपर से दिनेश सर की टेंशन, ठीक है, दिनेश सर कहाँ है, ठीक है, दिनेश सर की टेंशन, ठीक है, दिनेश सर की टेंशन। तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन, 1/n लेस देन एप्सिलॉन, सो फॉर n greater or equal to capital N we have n greater or equal to capital N we have, अगर n greater or equal to capital N है तो 1/n क्या होगा, अरे भाई ये पॉजिटिव नंबर है, उल्टा करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N वी हैव 1/n लेस आर इक्वल टू 1/कैपिटल N, और 1/n किससे छोटा है, कुछ दिस एप्सिलॉन, ठीक, 1/n लेस आर इक्वल टू 1/कैपिटल N, और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको यूज कर लिया आपने, इसको यूज कर लिया।
एंड दिस इंप्लाइज अगर आपका 1/n लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल 1/n है तो BP 1/n का रिलेशन BP कैपिटल 1/n और BP एप्सिलॉन के साथ क्या होगा, जल्दी बताओ तुम लोग। अगर 1/n लेस आर इक्वल टू 1/n है तो 1/n रेडियस का बॉल बनाओ P के अराउंड, और कैपिटल 1/n रेडियस का बॉल बनाए P के अराउंड, और एप्सिलॉन रेडियस का बॉल बनाए P के अराउंड, इनमें क्या रिलेशन होगा? ये तो बॉल है ना, कंटेनमेंट का। दिस इज कंटेन्ड इन दिस एंड दिस इज कंटेन्ड इन दिस। क्योंकि आपको पता है कि अगर r लेस आर इक्वल टू यस है तो बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ बी एक्स यस। कितनी बार यूज किया होगा, अगर r लेस आर इक्वल टू यस है तो बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ बी एक्स यस। वही बात यहाँ यूज हो रही है। तो 1/n लेस आर इक्वल टू कैपिटल 1/n लेस देन एप्सिलॉन, तो 1/n रेडियस का P के राउंड बॉल बनाए, कैपिटल 1/n रेडियस का P के राउंड बॉल बनाए, एप्सिलॉन रेडियस का 1 के P के राउंड बॉल बनाए, उनमें कंटेनमेंट का रिलेशन होगा। और आप कह रहे हो कि BP 1/n, ऊपर जाके देखना, BP 1/n एक टर्म कंटेन कर रहा होगा ए का, जिसको आप क्या बोले हो, AN, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज AN बिलोंग्स टू BP 1/n, क्योंकि ये कंटेन कर रहा है तो AN इसका एलिमेंट होगा ना। AN बिलोंग्स टू BP 1/n सबसेट ऑफ BP 1/n, एक बार पूरा लिख लो, सबसेट ऑफ BP एप्सिलॉन। अब प्रियांशु सीधे बताओ, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, AN का इसके साथ क्या रिलेशन होगा? AN इसमें बिलोंग कर रहा है और ये इसका सबसेट है तो AN इसमें भी बिलोंग कर जाएगा, और ये इसका सबसेट है तो AN इसमें भी बिलोंग कर जाएगा। तो सीधे लिखो भाई, दिस इंप्लाइज AN बिलोंग्स टू BP एप्सिलॉन। AN बिलोंग कर जाएगा AN बिलोंग कर जाएगा BP एप्सिलॉन, इसके अंदर BP एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखो, जो आपको दिखाना था कहानी खत्म है। गिवन एप्सिलॉन के लिए, गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n मिल गया, गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n मिल गया। जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N है तो AN कहाँ बिलोंग कर जा रहा है, बॉल के अंदर। यही तो आपको दिखाना था। वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल N बिलोंग्स टू N सच दैट N ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N implies that AN belongs to BP एप्सिलॉन। बिलोंग कर गया ना, ठीक है। गिवन एप्सिलॉन के लिए कैपिटल N मिल गया, ठीक है। जब N ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N है तो सारे AN आपके कहाँ बिलोंग कर जा रहे हैं, जब BP एप्सिलॉन में। मीन्स ए कैपिटल N इसी के अंदर आएगा, ए कैपिटल N प्लस 1 भी इसी के अंदर आएगा, ए कैपिटल N प्लस 2 भी इसी के अंदर आएगा। बाकी हमें नहीं पता, ए कैपिटल N माइनस 1 तक हमें आइडिया नहीं है। तो जो ही ऐसा हुआ, गिवन एप्सिलॉन के लिए एक N मिल गया कि जब N ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N और सारे AN इस बॉल के अंदर आ गए तो कहानी खत्म। AN कन्वर्जेस टू P QED। आप पढ़िए, प्रूफ में कुछ है नहीं, मेन इस प्रूफ का कोर पॉइंट है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। प्रूफ का कोर पॉइंट है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसी का कोरोलरी एक लिखो, कोरोलरी। कभी कभी यही भी एग्जाम में पूछ देते हैं, हो सकता है इस बार न, इस बार यही पूछ दें। कोरोलरी, लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस, लेट A सबसेट ऑफ X। अब की बार जो आपको P दिया गया है वो क्लोजर पॉइंट या एडेंट पॉइंट या क्लोजर A का एलिमेंट ने देकर दिया गया है, A बिलोंग्स टू DA। लेट A बिलोंग्स टू DA। DA का मतलब समझते हो ना, दैट इज, दैट मतलब अगर DA में तो बोलोगे क्या उसे, लिमिट पॉइंट ऑफ A। दैट इज A इज ए लिमिट पॉइंट। आप थोड़ा बोलना भी सीखो, लिमिट पॉइंट ऑफ A, लिमिट पॉइंट ऑफ A।
तो जो रिजल्ट क्लोजर पॉइंट के लिए सही है वो लिमिट पॉइंट के लिए भी सही है। अगर ए का लिमिट पॉइंट है इस केस में भी, देन कंक्लूजन, देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an in A converging to P या such that an converges to A। अब की बार मैं P की जगह A लिख दिया हूँ, an converges to A। बस मुझे प्रियांशु इस स्टेटमेंट का मतलब समझाओ, ये क्या कह रहा है, पढ़ लो ध्यान से। XDB एक मीट्रिक स्पेस लिया गया है, A X का सबसेट है, A लिमिट पॉइंट है A का। अब आप कह रहे हो अगर A लिमिट पॉइंट है पक्का एक सीक्वेंस मिलेगा A में जो इस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, A पे कन्वर्ज करेगा। और वो सीक्वेंस कहाँ मिलेगा? A के अंदर। आर्गुमेंट क्या लिखो? कोरोलरी है उसी थ्योरम का। क्या आर्गुमेंट लिखोगे? कोरोलरी मतलब उपप्रमेय, उसी का यूज करके प्रूव कर देना है। आप तुम ही बताए थे उस दिन, लिमिट पॉइंट और एडरेंट पॉइंट में कौन किसको इंप्लाई करता है? उसी दिन तुम ही बताए थे, उसी दिन तुम बताए थे। हाँ, लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट होता है, ठीक है, लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट। सिंस A इज ए लिमिट पॉइंट, या आर्गुमेंट लिखो, सिंस एवरी लिमिट पॉइंट एवरी मैं कह रहा था उसी का कोरोलरी है, तो कोरोलरी उसका दिखाना आपको। सिंस एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, या ये जनरल रिजल्ट है तो जनरल लिखो, ऑफ एनी सेट, ऑफ एनी सेट, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट, since every limit point of any set is an closure point या adherent point of that set। हर लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट होगा उस सेट। इसका मतलब अब बताओ, अगर मैं ये लिखूं DA और क्लोजर A, दोनों में से कौन किसका सबसेट होगा? अगर आप ये बात कर, तुम ही तो बोल रहे हो कि हर लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट होगा सेट का, तो A सेट का डेराइव्ड सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, और A सेट का सारे लिमिट पॉइंट्स, सारे एडरेंट पॉइंट्स, ये क्लोजर है, सारे एडरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। आप कह रहे हो कि हर लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट होता है, तो DA और क्लोजर A में क्या रिलेशन होगा? DA सबसेट ऑफ क्लोजर A। इसका मतलब कोई अगर DA का एलिमेंट होगा तो क्लोजर A का एलिमेंट पक्का होगा। तो आपको ये मैं पूछ लिया, कभी कभी पूछ लेते हैं कि DA और क्लोजर A में कौन किसका सबसेट है, तो ये सबसेट होता है, DA सबसेट होता है क्लोजर A का। एक रिजल्ट और कराया था, याद है आपको? क्लोजर A और DA किसके, क्लोजर A को अगर DA को बराबर, क्लोजर A को DA के बराबर करना है तो क्या लिखना पड़ता है? DA में आप A को और डाल दोगे तो क्लोजर मिल जाता है। तो आप कह रहे हो कि हर लिमिट पॉइंट, किसी भी सेट का हर लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट होगा, तो A जो आपका है वो A का लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट होगा, तो A एडरेंट पॉइंट नहीं हो जाएगा फिर? A इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ A। और एडरेंट पॉइंट के लिए आप प्रूव कर चुके हो, ऊपर वाला रिजल्ट प्रूव कर दिया एडरेंट पॉइंट के लिए। तो बाई एबव थ्योरम लिखे थे, क्या लिखे थे इसके ऊपर? थ्योरम लिखे थे, रिजल्ट लिखे थे? क्या लिखता हूँ आजकल, खुद भूल जाते हैं। बाई एबव रिजल्ट, अगर एडरेंट पॉइंट हुआ तो एबव रिजल्ट कहा तक एक सीक्वेंस मिलेगा। बाई एबव रिजल्ट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, अगर एडरेंट पॉइंट हुआ ए का तो एबव रिजल्ट पक्का कहता है, क्योंकि प्रूव कर चुके हो। देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an in A such that an converges to A, QED। अब मेरा प्रश्न तुमसे फिर है प्रियांशु, एग्जाम में अगर वो ने पूछ करके ये पूछ दिया तो आप कितना लिखोगे? अगर वो पिछली बार तो वो पूछा गया था, लास्ट ईयर वो पूछा गया था ऊपर वाला जो रिजल्ट है, इस बार उनके दिमाग में आया कुछ खुराफात करते हैं और वो लिमिट पॉइंट दे दिए एडरेंट पॉइंट की जगह। आप क्या लिखोगे? कितना एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा?
नहीं, वो आपको साट देंगे फिर, ठीक है, वो आपको साट देंगे। पहले आपको ऊपर वाला प्रूव करना होगा, ठीक है, आपको प्रूव करना होगा और फिर आपको ये लिखना होगा, ठीक है, फिर ये लिखना होगा। उनके पास रिजल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट प्रूफ मांगेंगे, वो रिजल्ट का प्रूफ मांगेंगे, नहीं तो वो अभी सामने वाले को ना पता हो, बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी में जिनको रिजल्ट ही नहीं पता, तो उनको प्रूफ चाहिए ना, ठीक है, उनको तो प्रूफ चाहिए, ठीक है, ठीक है, प्रूफ चाहिए, ठीक। तो मतलब आप वो लिखोगे फिर इतना ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करोगे। और समय कम है तो लिख देना, अगर 1 मिनट का समय है तो इतना लिख देना, समय के ऊपर डिपेंड करता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, every convergent sequence in a metric space, every convergent sequence in a metric space is Cauchy, is Cauchy sequence. Every convergent sequence in a metric space is Cauchy sequence. अब किसको याद है, मैं प्रियांशु बताना, याद है आपको जब आप पार्ट 1 की एनालिसिस करते थे वहां भी तो होता था, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो क्या होगा, कोसी। आर के अंदर कन्वर्स भी सही होता है, कोसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट आर के अंदर, हर जगह नहीं, यहीं से एक डिफिनेशन आएगी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की, डिफिनेशन आएगी, तो आर आपका कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, रियल लाइन। तो आप आर जिसको बोलते हैं कोसी क्राइटेरियन कन्वर्जेंस फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर, तो वहां पे तुम उतना नहीं समझ में आएगा, यहाँ आपको ज्यादा समझ आएगा, कन्वर्स भी सही होता है वहां पे, यानी शायद आपके एग्जाम में यही पूछा भी गया था, इधर वाला पूछ लिया था क्या, कि कोसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना, ठीक है, कोसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट। तो जो आप इन आर पढ़ते हुए, इन आर कन्वर्जेंट कोसी को भी इंप्लाई कर देता है, ये तो हमेशा हर मीट्रिक स्पेस में होगा, और कन्वर्स भी सही होता है, कोसी कन्वर्जेंट को भी इंप्लाई कर देता है, यानी आर के अंदर, आर विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर जो एनालिसिस आप आर में करते हो, मतलब आप एनालिसिस कर रहे हो आर विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर, रियल लाइन के अंदर, उसमें कन्वर्जेंट और कोसी में कोई अंतर नहीं होता है, कन्वर्जेंट और कोसी में कोई अंतर नहीं होता, मतलब क्या है, कन्वर्जेंट है तो कोसी है तो कन्वर्जेंट है, ठीक है। लेकिन इन जनरल ये रिजल्ट सही नहीं है, ठीक है, इन जनरल मीट्रिक स्पेस में रिजल्ट सही नहीं है। हाँ, सही क्या होता है, एक साइड से हमेशा सही होगा, कोई भी मैट्रिक्स हो, कि कन्वर्जेंट हो तो पक्का कोसी होगा, ये गारंटीड है, पक्का कोसी होगा। लेकिन कन्वर्स सही नहीं होता है इन जनरल मैट्रिक स्पेस में, आर में होता है, उसी को तो बोलते हैं कोसी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इन रियल नंबर। तो फिर वही जो आपकी यूजुअल स्टाइल में टीचर लिखते हैं तो लिख लो। अब थोड़ी थोड़ी मैं अपनी टीचिंग यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ढाल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लड़के लिख नहीं पाते, उनका भेजा खराब हो चुका है, इज द कॉन्वर्स ट्रू रू लिख दो तो सब समझ नहीं पाते लिखना क्या है, उनको चाहिए बट कॉन्वर्स ट्रू, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि मैं तो मैथमेटिशियन बनाने के चक्कर में सबको बर्बाद कर दे रहा हूँ, ठीक है, उनको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता, इज द कॉन्वर्स ट्रू, ये क्या पूछ दिया भाई, इज द कॉन्वर्स ट्रू, ठीक है, या व्हाट अबाउट कॉन्वर्स, ये मेरी स्टाइल हुआ करती थी, व्हाट अबाउट कॉन्वर्स, लेकिन बड़ी स्टाइल चेंज कर रहा हूँ पार्ट 1 में भी इस बार, ठीक है, व्हाट अबाउट कॉन्वर्स, ये सब नहीं, वहां तो और गधे हैं, ठीक है, व्हाट अबाउट उनको यही नहीं पता चलता है कि कंट्रा, जब लिखते हैं हेंस और अजम्पशन इज रॉन्ग, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, कापी देखो हंसी आएगी उनकी। आजकल के लड़के बेहद ही, मतलब पता नहीं क्या, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है, लेकिन लड़कों का माइंड कहाँ इतना ब्लॉक्ड हो रहा है मुझे समझ नहीं आया, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। प्रूफ, प्रूफ, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, let x d be a metric space, let
ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, आर्बिट्रेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप जब लिखते हो तो यही लिखते हो, लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स। लेट अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कहीं कन्वर्ज कर रहा होगा, लेट ए एन कन्वर्जेस टू ए, और ए एक्स के अंदर ही रहेगा, बाहर थोड़ी नहीं रहेगा, जहां कन्वर्ज कर रहा होगा एक्स के अंदर ही होगा। तो आप मीट्रिक स्पेस लिए, आर्बिट्रेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लिए। ये सीक्वेंस की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, इसको सही कर लेना। सीक्वेंस लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स, लेट ए एन कन्वर्जेस टू ए इन एक्स। अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कहीं कन्वर्ज कर रहा होगा। वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस ए एन इज कोसी, ये आपका टारगेट है, कोसी आपको दिखाना है। एब इनिशियो टेक्निक मतलब डिफिनीशन से दिखाओगे, एप्सिलॉन लेके चलोगे, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लिए। वी हैव टू फाइंड आउट, हैव टू, आज स्पेलिंग मिस्टेक, फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल एन बिलोंग्स टू एन, वी हैव टू फाइंड आउट n belongs to n such that n comma m greater or equal to capital N implies d a n करस्पॉन्डिंग जो टर्म आए n और m के, d a n a m लेस देन एप्सिलॉन। उसी दिखाने के लिए यही आपको दिखाना, डिफिनीशन, सिर्फ डिफिनीशन यूज, उसी को जो डिफिनीशन कहती है वही आप दिखाओगे। आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लिए, अब तलाश में लगोगे एक कैपिटल एन खोजने की, एक कैपिटल एन मिल जाए, जब n और m ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो, करस्पॉन्डिंग जो टर्म है ए एन और ए एम के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी। और आपके पास दिया क्या गया है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसकी लिमिट ए है, ये दिया गया है, इतना आपके पास है, ए एन कन्वर्जेस टू ए है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ जब ऐसा सिनारियो है तो फॉरगेट ऑल थिंग, आप यहाँ से काम चालू करोगे, यहाँ से काम चालू करोगे। आ गए हैं क्या पार्ट 1 वाले? हाँ, फर्स्ट ईयर वालों को छोड़ दे, अब बीएससी से पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ये बता रहा हूँ, बोर हो गया पढ़ाते पढ़ाते बीएससी। सही कह रहे हो, तो ज्ञान मतलब जब अपनी टीचिंग बदलनी पड़ जाए तो फिर नफरत होती है।